हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मज़े में हैं? पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छा। तो एक बार फिर मैं एक नई क्लास के साथ आप लोग के सामने हूँ। कल हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी। पहला वीडियो बनाया था बहुपद के ऊपर। ये पहला वीडियो बहुपद के ऊपर था और इस वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के सारे बेसिक्स की चर्चा की, उसके जो फंडामेंटल्स रूल्स हैं उसके बारे में जाना और जिन बातों की चर्चा की उसमें से अधिकांश बातें आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी। आज क्लास 10 में जब आप आते हैं तो बहुपद में कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं और जिस विषय की चर्चा आज विशेषकर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वो है बहुपदों के शून्यक की चर्चा। सामान्य रूप में अंकों को प्रतिस्थापित करके किस प्रकार शून्यक ज्ञात करेंगे, एक ग्राफ बना करके ग्राफ के माध्यम से कैसे शून्यक ज्ञात करेंगे, ये दोनों चीज़ आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो किताब, कॉपी, कलम तैयार कर लीजिए और तैयार हो जाइए आज के वीडियो के लिए। मैं नारायण सर और हम सभी जुड़ रहे हैं मेरे, आपके, हम सभी के प्यारे से चैनल नारायण क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो है बहुपदों के शून्यक। बहुपदों के शून्यक, zeros of polynomials। zeros of polynomials। अब zeros क्या है? तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि एक बहुपद है, मान लीजिए x² + 3x + 2 और इस बहुपद को चूंकि यहाँ चर है तो सामान्यतः ऐसे बहुपद को लोग px के रूप में दर्शाते हैं। अगर कोई बहुपद है जिसमें y चर का इस्तेमाल किया गया है तो उसको लोग py के रूप में दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 3y + 2। तो ऐसे बहुपदों के लिए शून्यक की बात हम लोग करने वाले हैं कि इनके शून्यक का मतलब क्या है। शून्यक का मतलब होता है कि इस बहुपद में ये जो चर आ रहे हैं इस चर का मान क्या होगा, अर्थात जो x का मान है वही इसका शून्यक है। इसका मतलब x का एक ऐसा मान जिसे अगर इस समीकरण में रख दिया जाए तो इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस समीकरण का मान हो जाएगा 0। इसी तरह से इस समीकरण में y का एक ऐसा मान जिसको इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस मान को ही हम लोग कहते हैं इसका शून्यक। तो जिस मान को रखने से इस समीकरण का या इस समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो मान ही इस समीकरण का हल भी कहलाता है, y का मान कहलाता है। और दूसरे शब्द में उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शून्यक। ध्यान रखेंगे, टर्म्स बहुत मायने रखते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन के लिए कि शून्यक क्या होगा। मान लीजिए हमको एक इक्वेशन दे दिया जाए, एक समीकरण बना दिया जाए ऐसा। चलिए px वाले पद के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। px बराबर दिया हुआ है 3x + 5 और आपको कहा गया है px + 3x + 5 है, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमको एक चीज जानना है कि शून्यक के लिए इस
बहुपद का अल्टीमेट मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इसका पूरा मान 0 होना चाहिए। इसीलिए आप यह मान करके चलते हैं कि इस px का पूरा मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अभी px के द्वारा देखो किस बहुपद को हम लोग दर्शा रहे हैं? 3x + 5, अर्थात इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको x का एक मान मिलने जा रहा है +5, इधर आ गया तो माइनस, और x बराबर देखो हो गया -5/3। अर्थात इस बहुपद का एक हल आपको मिला। ये जो हल है इसको हम लोग कहते हैं इस समीकरण का शून्य। शून्य क्यों हुआ? तो मैंने पहले ही कहा था कि x का वैसा मान जिसको अगर इस समीकरण में रख दिया जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा? इस बहुपद का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। जांच करके देखें हम लोग। देखो 3x + 5 हमने x का मान निकाला है। चलिए इसको रख करके देखते हैं। -5/3 + 5, 3 3 के साथ कट गया, -5 और इधर हो गया जोड़ 5। इसका मतलब x का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर अर्थात बहुपद में रखने पर उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस मान को ही हम लोग कहते हैं उस समीकरण का या सॉरी उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। जिस मान को रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, वही उसका क्या कहलाएगा? शून्यक। तो इसका मतलब है कि ये जो x का मान है इसके लिए बहुपद का मान क्या है? 0 है, अर्थात ये इस बहुपद का क्या हो गया? शून्य। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक और प्रश्न हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन किसी भी रूप में हो सकता है। मान लीजिए एक समीकरण हम लोग इसी तरह से एक px इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ax + b के फॉर्म में दिया। px = ax + b, और इसके शून्य की बात हम लोग करें। तो जैसा मैंने अभी तुरंत बताया कि जब भी शून्य की बात करेंगे तो इस बहुपद का मान ये क्या हम लोग मानते हैं? 0 मान के चलते हैं। अर्थात इस px का मान हम लोग क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। तो इसलिए देखो यहाँ पर ax + b = 0। तो देखिए ax हो गया -b और x हो गया -b/a। ध्यान दीजिए इसको, ये हर जगह लागू होगा। अगर आपको कोई रैखिक समीकरण दिया है, कोई रैखिक समीकरण दिया है, तो कल हम लोग पहले वीडियो में हमने रैखिक समीकरण की चर्चा की थी कि अगर कोई ऐसा समीकरण है जिसमें चर का घात कितना है? 1 है। चर का घात क्या है? 1 है, तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन चर का घात अगर 1 है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो एक रैखिक समीकरण के लिए जो शून्य का मान होता है वो -b/a होता है। क्या होता है बच्चों? -b/a। आप इसको एक फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हैं। कोई भी समीकरण लीजिए और फिर उसमें b/a को देखिए, आपको शून्य मिलेगी। कैसे? मान लीजिए हमने लिखा 7x + 7x + 4। मान लीजिए यही हमारा एक बहुपद है और कोई हमको इसका शून्य बोले, तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण का रूप क्या लिखा है? ax + b। तो यहाँ पर देखिए a का मान है आपका 7 और b का मान है आपका 4। तो इसका शून्य क्या होगा? देखिए तो इसका शून्य हो गया -b/a। -b/a। देखिए -b का मान यानी 4
ए का मान यानी 7, यही इसका शून्य को। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर रैखिक समीकरण के लिए हम इस तरह से भी शून्य की गणना कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर एक रैखिक समीकरण को हम किसी ग्राफ में दर्शाएं तो उसमें आने वाला मान भी आपको शून्य की जानकारी देगा। कैसे, इसकी जानकारी जो हम लोग प्राप्त करें। अच्छा, एक इससे पहले एक और चीज समझिए। तो ये तो बात हुई रैखिक समीकरण की। अगर हम बात करें तो रैखिक समीकरण को ग्राफ के रूप में पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग द्विघात समीकरण की बात करेंगे, फिर तीन घात वाले समीकरण की बात करेंगे। मान लीजिए आपको एक समीकरण का मान दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और कहता है कि इसका आप एक ग्राफ प्लॉट करिए और उसके आधार पर x का मान की गणना करते हैं, उसके शून्यकों की। ये एक समीकरण है और इसमें से आपको x के शून्य ज्ञात करने हैं कि इस समीकरण में x के कितने शून्य हो सकते हैं, यानी इस समीकरण के शून्य क्या क्या हो सकते हैं, x का मान क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसका काम यही करना है, आपको कुछ हल ले लेंगे x और y। x के अलग अलग मान आप रखेंगे। मान लीजिए x का एक मान हमने 0 रख लिया, तो क्या मान आएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, एक मान तो हमारा 3 आ गया। मान लीजिए एक मान हमने -1 ले लिया, तब देखिए इसका मान हमको मिलेगा 2 एकम 2 -2 प्लस 3, 2 इंटू -1 प्लस 3 -2 प्लस 3। तो इसका एक मान हमको 1 भी मिल रहा है। हम चाहे तो और भी मान ले सकते हैं। मान लीजिए हम एक और मान ले लेते हैं। मान लीजिए हम x का एक मान 2 भी ले, -2 ले लेते हैं, तो कितना होगा, 2 इंटू -2 प्लस 3 -4 प्लस 3, एक मान -1 भी आ गया। कि जब आपने x का मान -2 लिया तब y का मान क्या हमारा आ गया, -1। अब अगर इसको हम लोग एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x डैश है, y और ये y डैश है, ये 0 है जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, या कुछ मान नीचे 1 2 3 1 2 3 4 5, इधर माइनस में, यहाँ भी माइनस में। अब देखो जो बिंदु हमने लिया है उसको ग्राफ में दर्शाने का, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। x लाइन में हमारा 0 यहाँ पर है और y में 3 यहाँ पर, तो 0 के क्षेत्र में 3, यानी ये जो पॉइंट है ये है 0, -1 1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, तो -1 और 1 के क्षेत्र में एक पॉइंट यहाँ पर हमारा है, ये हो गया हमारा -1 -2 -2, x और -2, y का -2 यहाँ पर आएगा, ये हो गया -2 -2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमारा बना, जो समीकरण ग्राफ हमारा मिल रहा है, ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। और ये ग्राफ जो है इस x लाइन को कितने बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु पर काट रहा है।
इसका मतलब है कि इस समीकरण का कितना शून्य हो सकता है, तो इस समीकरण का केवल एक ही शून्य हो सकता है। तो ये ग्राफ हमको शून्य की संख्या की जानकारी देता है कि अगर किसी समीकरण को एक ग्राफ पर प्लॉट कीजिए तो जितने बिंदु पर वो x को प्रतिच्छेद कर रहा है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। अर्थात एक रैखिक समीकरण के कितने शून्य हो सकते हैं, तो एक रैखिक समीकरण के केवल और केवल एक ही शून्य हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये इस x अक्ष को ना काटे तो कोई शून्य नहीं भी हो सकता है। अगर आपने कोई ग्राफ ऐसा ड्रॉ होता है, कोई ऐसा ग्राफ बनता है कि जिसमें वो x अक्ष को प्रतिच्छेद ही ना करे, जैसे हमने किसी समीकरण का ऐसा ग्राफ बनाया और एक लाइन यहाँ से ऐसा निकल गया और ये इस x लाइन को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी शून्य नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0, कोई भी शून्य नहीं होगा। लेकिन एक ग्राफ हमने खींचा और ये x को इस तरह से प्रतिच्छेद किया तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो ये चीज रैखिक समीकरण के लिए सही है कि एक रैखिक समीकरण के लिए एक शून्यक हो सकता है यदि वह x लाइन को प्रतिच्छेद करता है, और शून्य नहीं भी हो सकता है किस स्थिति में, अगर वो इस x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि ये इसको प्रतिच्छेद ना करे। तो कई जगह पर ऐसा होता है जब ये संभव है। मान लीजिए हमको दिया जाए ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए जिसमें कहे कि y = 5 का ग्राफ खींचिए, y = 5 का ग्राफ खींचिए। कैसे खींचे, या तो ना x दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो y = 5 का ग्राफ खींचना कुछ नहीं, एक सरल रेखा खींचे, इसमें हमने ये y को ही दर्शा रहा, कहीं पर भी हमने धनात्मक मान लेकर के 5 को दर्शा दिया, तो y का ग्राफ खींचे। लेकिन अगर इसी को करके 2 चर में ग्राफ खींचिए, तब हमको यहाँ पर x ना होते हुए भी x की कल्पना करनी होगी। तब हम लोग लिख सकते हैं y = 5 है, हम लोग लिख सकते हैं y = x + 5, लेकिन x का गुणांक हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। x का गुणांक क्या ले लेंगे, हम लोग 0 ले लेंगे। तब जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए। अब इसका हल निकल के देखते हैं। x y, तो x का मान आपने 0 लिया, ठीक है, x = 0, तो y का मान 5 ही आया। x का मान अगर हमने 5 लिया तो 5 × 0 तब भी 0, तब भी y का मान 5 ही आया। अगर x का मान 3 ले लें तब भी y का मान तो 5 ही आया। इसका मतलब है कि अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या हो, ये 0 है, 1 2 3 4 5 भी दिए हैं, तो 5 x अक्ष है, x + 1 2 3 4 माइनस में होगा, ऊपर देख लीजिए 1 2 3 4 5 और नीचे माइनस में -1 -2 -3 और अब देखो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है, 5 है। यहाँ अब देखो x
इसका मतलब है कि जब हम लोग इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं तो ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष के समांतर आ रहा है। देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ हमने लिया पॉइंट है, ये 0,5 है, 3,5 है, 5,5 है, और हर स्थिति में अब ये जो ग्राफ हमने बनाया ये एक्स अक्ष के समांतर है, लेकिन एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में इस समीकरण का अर्थात इस ग्राफ का कोई भी शून्य नहीं हो, तो हम लिख सकते हैं कि यह शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। शून्यकों की संख्या x के शून्यकों की संख्या हो गई 0। चलिए अच्छी बात है। तो जब भी y इक्वल टू px लेकर के, यानी एक समीकरण है, थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। px इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 6 कुछ भी, और एक ग्राफ हम लोग कर रहे हैं y इक्वल टू px। किसका ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू px का ग्राफ बना रहे हैं। दैट मीन्स y इक्वल टू x प्लस 5 का ग्राफ खींचे। इस स्थिति में ग्राफ अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या भी वही होगी। अगर हमने एक ग्राफ बनाया और इसको x एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। सामान्यतः रेखिक समीकरण है तो एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण की बात करें। अब मान लीजिए ऐसे समीकरण की बात करें जिसका घात 2 है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, चर का घात ही शून्यकों की संख्या होती है। याद रखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, चर का घात 1 है तो शून्यकों की संख्या भी होगी 1। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखो यहाँ पर चर की घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी होगी 2। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस समीकरण में देखो अधिकतम घात 3 है तो शून्यकों की संख्या भी होगी 3। तो आप एक समीकरण को देख करके उसके अधिकतम घात को देख करके हम बता सकते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर रैखिक समीकरण है इसका मतलब चर का घात 1 है तो शून्यकों की संख्या भी होगी 1। अगर चर का घात 2 है अर्थात वो द्विघात समीकरण है तो शून्यकों की संख्या होगी 2। अगर वो त्रिघात समीकरण है, घात 3 है, क्यूबिक है, तब उसके शून्यकों की संख्या भी होगी 3। इसी तरह से कहीं 4 घात होगा तो शून्यकों की संख्या 4 होगी, 5 घात है तो शून्यकों की संख्या 5 होगी। तो किसी भी बहुपद का घात जितना होगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। चलिए थोड़ा और देख लें। आइए द्विघात समीकरण के शून्य की चर्चा करें। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण आपको दे और फिर उसके शून्यकों की बात जब हम लोग करेंगे तो उसके शून्य को हम लोग ज्ञात कैसे कर पाएंगे ये समझने का प्रयास करें। मान लीजिए एक समीकरण हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक बहुपद है, मान लीजिए यही px। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप द्विघात समीकरण का बहुपद का शून्य निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम यही करना है कि सबसे पहले आप उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्लास 9 में हम लोगों ने
आप में से किस किस को गुणनखंड करना आता है? जिसको गुणनखंड करना नहीं आता है वो एक कमेंट जरूर करेंगे। और क्लास 9 के लिए गुणनखंड के ऊपर जो वीडियोस बने हैं आप उसको देख सकते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत संक्षेप में मैं अभी थोड़ा सा इसको गुणनखंड करने का एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कि जो द्विघात समीकरण है उसके प्रत्येक पद को आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये ए है, इसको बी नाम दे दीजिए और इसको सी नाम दे दीजिए। आगे क्या करना है, ये जो बी वाला भाग है इसको आपको दो भाग में तोड़ना है। कितने भाग में तोड़ना है? दो भाग में तोड़ना है। तो याद रखिए इस बी को हम लोग दो टुकड़ा करेंगे, दो टुकड़ा करके तोड़ देंगे। और एक भाग को मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं पी, एक भाग को मान लेते हैं क्यू। तो बच्चों बड़े अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि बी को हम दो टुकड़े में तोड़ रहे हैं, पी और क्यू। और ऐसे तोड़ना है कि अगर आप पी और क्यू को जोड़ रहे हैं या पी और क्यू को घटा रहे हैं तो दोनों ही स्थिति में इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर होना चाहिए। और दूसरा है कि जब आप पी और क्यू को गुणा कर रहे हैं तब इसका मान जो है ए और सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आए कि दोनों भाग को अगर जोड़ेंगे तो बी के बराबर यानी ये किसके बराबर होना चाहिए? 3x के बराबर होना चाहिए। और जब आप इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तब इसका मान a और c के बराबर यानी कि x स्क्वायर गुना 2 यानी 2x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। चलिए करके देखिए। 3 है तो 3 करने के कई तरीके हो सकते हैं, x और 2x भी हो सकता है, दोनों को जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3। या कोई कह सकता है कि 4x माइनस x भी तो 3 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन कहता है कि इसको गुणा करने से 2x स्क्वायर भी आना चाहिए। गुणा करके देखिए, इसको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 2x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। ये दोनों ही संबंध जहाँ सही बैठ जाए हमको उसी रूप में इसको तोड़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस 3x को जो तोड़ने का सही तरीका होगा वो x और 2x है। चलिए हम लोग इसको हल गुणनखंड में कर लीजिए। क्या किया हमने? x स्क्वायर 3x को जोड़ दिए, x प्लस 2x प्लस 2, दो भाग में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 1, 2 कॉमन लिया, x प्लस 1, और ये दोनों कॉमन पार्ट को एक साथ ले लीजिए और ये दोनों बाहर वाले भाग को एक साथ। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो जब भी हम द्विघात समीकरण के शून्यत की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड की बात करेंगे। गुणनखंड कर लेने के बाद हमने कहा कि शून्यत का मतलब ये होता है px इक्वल टू 0। इसी को हम लोग शून्य कहते हैं। इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसका मान यानी x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका मान 0। अब देखिए जब आप इसका मान निकाल रहे हो x प्लस 1 का मान, ये गुणा में है, ये इधर चला गया तो 0 बटे x प्लस 2, तब इसका मान हो गया 0। तब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमारा x का मान हो गया माइनस 1। इसी तरह से अगर आप x प्लस 2 को इधर रख लें तो ये इधर भाग हो जाएगा, तब इसका मान होगा 0। इसलिए दूसरा शून्य हमारा हो गया माइनस 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कोई x का दो मान मिल रहा है, एक माइनस 1 और एक माइनस 2। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर द्विघात समीकरण है तो आपको दो मान मिलेंगे, दो शून्यक मिलेंगे। x के कितने मान मिलेंगे? दो मान मिलेंगे। इसी तरह से त्रिघात समीकरण होगा तो x के कितने मान मिलेंगे? 3 मान मिलेंगे। आइए इसके ग्राफ की भी बात कर लेते हैं कि
ग्राफ में अगर इसको प्लॉट करें तो क्या क्या हो सकता है। अब फिर ग्राफ को देख करके भी शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जब भी ग्राफ के रूप में खींचेंगे तो हम लोग हमेशा ही y इक्वल टू px इस रूप में इसको लिखते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस रूप में लेकर के इसको ग्राफ बनाना है। इसका मतलब है कि एक चर हमारा x बनेगा और इसको x का मान रख के हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। खाली ज्ञात करिए x और y, x के अलग अलग मान लीजिए। क्या क्या लेंगे? 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए और भी मान ले सकते हैं। x का मान आप रखेंगे तो y का मान मिलेगा। जब आप x बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिलता है? 0 का स्क्वायर यानी 0, 3 गुना 0 मतलब भी 0 और तब बचता है 2। तो जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 2। जब आप 1 लेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 एकम 3 और 2 जुड़ जाएगा, 3 1 4 4 2 6, 2 लेकर के 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 और ऊपर से हो गया 2, 6 4 10 2। बहुत अच्छा। -1 लेके करते हैं, -1 का स्क्वायर यानी +1, 1, 3 एकम -3 प्लस 2 क्या हो गया? 2 1 3 -3 कितना? 0। -2 लेकर के देखिए क्या हो रहा है? -2 लीजिए, -2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी -6 प्लस 2 क्या हो गया? देखिए 4 4 और 2 6 -6 कितना? 0। ठीक है। अब हम लोग इसको ग्राफ पर प्लॉट करने का प्रयास करें, क्या होगा देखते हैं। और इसका ग्राफ कैसा मिलेगा ये भी जानने वाली बात है, इसलिए ऐसे ग्राफ को हम लोग एक बार बना करके देखना जरूरी है ताकि हम समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण को जब हम किसी ग्राफ पर दर्शाएंगे तो उसका ग्राफ हमको कैसा मिलने वाला है। मान 12 तक जा रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा मान ले लेते हैं, 2 2 करके। फिर x का मान छोटा छोटा है तो x का मान छोटा ही लेते हैं, 1 2 3 4 5। बड़े बड़े मान थोड़ा लीजिए, 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 इधर में आएंगे 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 10 बहुत अच्छा। चलिए मान करते हैं x का 0 y का 2, x का 0 x का 0 y का 2, x का 0 y का 2 यहाँ
x का 1 y का 6, x का 1 y का 6 बोलने से x का 1 y का 6 यहाँ पर। और x का -1 y का 0, x का -1 y का 0 यहाँ पर। x का -2 y का 0 यहाँ पर एक मान। चलिए, क्या और भी मान हो सकता है? चलिए, और मान एक दो लेते हैं। यहाँ तक में आया। तीन देखिए, 3 का स्क्वायर 9। तो आइए एक और मान यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए -3 एक मान और ले लें। तो जब आप -3 लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? -3 का स्क्वायर 9, 3 -3 का स्क्वायर 9 तो 11 -9 यानी कि 2। चलिए, एक और क्या हो गया देखिए, x का -3 यहाँ और इसका मान 2। अब ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो गया, 2 शून्य भी मिल रहा है। तो देखिए, इस ग्राफ को अगर हम लोग पूरी तरह से प्लॉट करें तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बन करके जाए, यानी ये जो ग्राफ है वो यू शेप में आपको मिल रहा है। तो जब भी आप किसी द्विघात समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो वो आपको इसी तरह का ही मिलेगा। इस शेप को बोलते हैं हम लोग परवलयाकार या परवलय बोलते हैं इसको, पैराबोलिक शेप इसको कहते हैं। तो ये पैराबोला का शेप है। तो जब भी द्विघात समीकरण आप खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। एक्स एक्स को अगर वो दो बिंदु को इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब है कि इसके 2 शून्य हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। मान लीजिए कोई ग्राफ हमने बनाया और वो ग्राफ इस तरह से बना और ये एक्स अक्ष को कहीं काटे ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके कोई भी शून्य नहीं होगी। या कोई ग्राफ हमने बनाया, वो ग्राफ ऐसे निकल तब भी कोई शून्य नहीं होगा। हमने कोई ग्राफ बनाया और वो इस तरह से टच करके और एक ही बिंदु पर टच करके चला गया। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा बना, एक ही बिंदु पर ऐसा टच, इसका मतलब एक ही शून्य हो। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी ग्राफ के शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं के द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है। तो जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी प्रकार के कई तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे और उन ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे एक दो एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। मान लीजिए हम कुछ ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स है, वाई है, वाई है, वाई डैश और एक ग्राफ इस तरह से खींच रहा है। ये हमारा ग्राफ है। शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक ग्राफ ये भी है, ग्राफ यहाँ से गुजरा है, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? और यहाँ पर ग्राफ इस तरह से गुजरेगा, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक ग्राफ ये भी हो सकता है, जिसमें ये इस तरह से गुजरेगा, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी?
तो आपको हर स्थिति में x अक्ष पर ध्यान देना है। x डैश y, y डैश x, x डैश y, y डैश x, x डैश y, y डैश। चलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग करके देख सकते हैं। पहला तो देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या है यहाँ पर एक। यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस लाइन को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 0, कोई भी शून्यक नहीं हो। ये जो ग्राफ है एक बिंदु पर इसको टच कर रहा है, शून्यकों की संख्या होगी 1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या होगी 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या होगी 4। तो बच्चों एक चीज ध्यान आप देंगे कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ आपको दे दिया जाए और फिर उस ग्राफ को देख करके ये पूछ ले कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, तो वो आपको इस तरह से दिया रहेगा y इक्वल टू px का ग्राफ है। किसका ग्राफ पूछेगा? y इक्वल टू px का ग्राफ है, जहाँ px क्या है बच्चों? px एक बहुपद है। px क्या है? बहुपद है और उसका ग्राफ दिया गया है। इसके आधार पर आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। किसके शून्यकों की संख्या? इस px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप इस ग्राफ को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को एक बार किताब का जो पहला एक्सरसाइज है जो इस वीडियो पर आधारित है जरूर देखेंगे, उसको बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे और द्विघात समीकरण जिसकी छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक द्विघात समीकरण के या किसी त्रिघाती समीकरण के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। शून्यक का मतलब है कि जैसे ये द्विघात बहुपद है और अगर इसको लोग समीकरण का रूप दे दें तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक अर्थात जो x के मान होंगे और यहाँ जो गुणांक है ABC, तो शून्यक और दूसरा है गुणांक, इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों के संबंधों की जांच हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी मेरे इस चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं लाभान्वित हो सके। और अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगे कुछ जिज्ञासा आपके मन में बनती है, कुछ पूछने का मन करता है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे या फिर मैं लिंक में अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूँगा, फ़ोन करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी कोई पढ़ाई कीजिए मन लगा करके और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो सभी को शुभकामनाएं और आज के लिए इतना ही। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।